दोस्तों का विद्युत विभाग न्यूज चैनल में स्वागत है। विद्युत विभाग न्यूज चैनल में आपको विद्युत विभाग से संबंधित सभी प्रकार की न्यूज़ें मिलती रहेगी। जो टीवी पर आती है वो भी, और कुछ विभाग से संबंधित जैसे जो भी ऑर्डर आते हैं वो मिलते रहेंगे। इसके लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करने हैं, सब्सक्राइब करें और ये घंटी वाला बटन है उसको भी दबाना ना भूलें, और ये घंटी वाला बटन दबाकर ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। वो तो यही कहेंगे हम आगे भेज देंगे, लेकिन आज जो उन्होंने जिस हिसाब से जवाब दिया अपने को, मैं तो मेरे निजी विचार से यही कहूँगा, अपने को इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि एक दिन में अपने को कुछ मिल जाएगा। अब इसके लिए अपने को एक रणनीति तैयार करनी होगी कि आगे अपने को ये लगाना है। अब आपको पता ही है 2400 रुपये के लिए अपन 2011 में लड़ाई चालू की थी और 19 में जाकर के अपन सफल हुए। तो कोई भी चीज़ अपन ये सोच लें कि कोई घर पे अपने ऐसी कोई वस्तु तो है नहीं, गए दे दी और लेकर के आ गए, ये डिमांड है किसी एक के देने के हाथ में भी नहीं है। तो सरकार भी कुछ पॉजिटिव व्यू में लग रही है, क्योंकि वो भी चाहते हैं। और ये कोई अपनी अकेले की समस्या नहीं है, अपने साथ साथ डिस्कॉम के जो अधिकारी है उनकी भी समस्या है। वो भी एक दूसरे डिस्कॉम कहते हैं कि ये आएंगे तो हम भी आएंगे। तो निश्चित रूप से इसका परिणाम, जहाँ तक मैं मेरी निजी विचार से बता रहा हूँ आपको, पॉजिटिव व्यू में है अभी भी। और अगर इसके लिए अपन आगे संघर्ष करेंगे तो अपने को इसका सकारात्मक परिणाम भी मिलेगा। दूसरी अपनी डिमांड थी वेतन को लेकर के, जो अभी ये अपन ने 2800 वाला था जो 1 अप्रैल 19 से दिया था। तो इसके लिए क्या है कि उनको पहले से ही ये अधिकारी कंफ्यूज में डाल देते थे। तो आज क्या हुआ था कि इन्होंने, आज तक सीएमडी साहब कंफ्यूज में थे, आज फिर पृथ्वीराज भाई साहब ने ये चीज़ उनको बाकायदा, वो पहले का जो अपना आदेश निकला था वो आदेश मंगवाया, उस आदेश को पढ़वाया कि सर अब आप देखो इस आदेश में क्या लिखा है। कोई ज़रूरत नहीं थी उसको दोबारा कोऑर्डिनेटर कमेटी में ले जाने की। भाई समन्वय समिति में ये लेके गए थे, दोबारा ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बावजूद भी इसको ले जा करके घसीटा इस आदेश को, और उसके बाद इन्होंने ये पंडा डाल दिया कि भाई इसको 1 अप्रैल 19 से दिया जाए, कि रेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से देना था। तो इसके लिए भी साहब ने बोला है कि इसमें मैं 100% आपकी करवाने की कोशिश करूँगा और करवा भी दूँगा। चलो बढ़िया। और ये एक तीसरी डिमांड थी अपने नाम परिवर्तन की। तो हमने उनको अच्छी तरह से ये चीज़ समझाई भी थी। हमारे साथी ये भी बोले थे कि भाई जो नर्स थी इनको नर्सिंग ऑफिसर बनाया गया, तो हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ ये जो डंडे लगे हमारे पीछे और जो हेल्पर शब्द लगा है वो हट जाए, उसमें सरकार का कुछ जाना नहीं है। तो उसके लिए अपन ने ये जूनियर टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन ये पद रखे थे। तो पहले तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कोई दूसरे विभाग में है क्या, तो उनको सारी बात ये बताई कि भाई ऐसा है और ऐसा हुआ भी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसमें आपको दिखाऊंगा। तो निश्चित रूप से मुझे जहाँ तक लगा कि इसमें सरकार को भी कोई बड़ा खर्चा आने वाला है नहीं, क्योंकि ग्राम सेवकों को भी आपको पता ही है वो पद दिया था। तो हाँ, ग्राम विकास अधिकारी बनाया था, उनका कोई वेतन नहीं बढ़ाया था ज़्यादा ये, लेकिन उनको क्या वो एक पद से सुशोभित हो गए। और जिस हिसाब से अपने ये हेल्पर लग रहा है, अपने स्किल्ड लेबर हैं, उसके बावजूद भी तो इससे थोड़ा क्या कोई पूछता भी है, बस में बैठते हैं तो भी यही कहते हैं पद क्या है, टेक्निकल करके रुक जाते हैं, क्यों वो पीछे वाला नाम नहीं लेते। तो हो सकता है ये सरकार भी, अब देखो पॉजिटिव तो जहाँ तक अधिकारी, मैं तो कहता हूँ आज जो सीएमडी साहब, पहले इससे पहले मल्होत्रा जी भी थे, लेकिन वो पॉजिटिव व्यू में नहीं थे। कभी उन्होंने अधिकारियों की बात ही रखी थी, कर्मचारियों की नहीं सुनी। लेकिन इन्होंने आज जिस हिसाब से ये मीटिंग हुई है उस हिसाब से मुझे लगता है निश्चित रूप से ये अपनी इस मांग में उन्होंने बोला भाई इसमें कुछ वर्डन सरकार का बढ़ने वाला नहीं है, और ये हकीकत भी है। तो हो सकता है अपना ये भी काम संभव है, हो सकता है। लेकिन ये मत भूलो कि भाई अपना आज यहाँ आ गए, एक दिन में अपने सारे काम हो जाएंगे, एक दिन में अपनी इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण भी हो जाएगा, नाम भी चेंज हो जाएगा। 1-2400 के लिए अपन कितने लड़े थे, 11 में यूनियन बनाई थी, उसके बाद में सबको संगठित किया था, करते करते कई बार सस्पेंड हुए, जिला बदर हुए, तब जाकर के 18 में अपन सक्सेस हुए और 19 से अपने को मिला। तो आप ये तो भूल जाओ कि बगैर मुकदमे आपको कुछ मिलेगा, खाने पड़ेंगे और भी मुकदमे, खानी पड़ेगी और भी लाठियाँ।
तब जाकर के कुछ मिलेगा, और वो भी संख्या बल से आएंगे। तो ये नहीं है कि आज तो चलो अपना प्रोग्राम इस हिसाब से हो गया कि भाई इन्होंने कल पृथ्वी भाई साहब को पहले बुलाया था और उसके बावजूद बोला तो ये था कि हम आपको आ जाओ और परमिशन दे देंगे, और वह उसके विपरीत था। तो ये तो एक राजनीति भी थी, और आपको पता ही है सरकार तो डगमगाई हुई है। वैसे भी उनको तो ये भी पता था कि भाई कोई मामला दूसरा तो नहीं है, हो सकता है इसी सरकार में कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि ये भी गुजर है, कोई करवा तो नहीं रहा है। सीधी सी बात है ये, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। क्योंकि सारी यही नीति होती है कि भाई कहीं सचिन जी का तो हाथ नहीं है इसको आगे करने का। सरकार में सरकार के विरुद्ध खड़ा करना ये तो संभव है, ऐसा तो सोचते तो ही है। परमिशन रद्द हुई, परमिशन भाई यहाँ आपको देंगे नहीं, तो भी कमिश्नर साहब ने यहाँ बैठने के बोले आप अपने जो पदाधिकारी है या कुछ लोग आपके रवाना हो गए उनको भेज दो, हम आपकी वार्ता कराएंगे, डेलीगेशन कराएंगे, ये हमारी गारंटी है। और निश्चित रूप से उन्होंने करवाई भी, जैसा कहा वैसा करवाया। नगर थाने वालों ने भी, थानेदार साहब ने भी अपने को पूरा कोऑपरेट किया। तो अपना भी फर्ज बनता है कि भाई वो भी कर्मचारी है, अपन भी कर्मचारी है, ये अपने को कोऑपरेट करे तो उससे 4 गुना अपने को कोऑपरेट करना चाहिए। चौथी मांग थी अपनी ये भाई उनको कहा था केरल और उड़ीसा में वापस एकीकरण हो गया था, और अपनी भी जब कंपनियां बनी थी तो 600 करोड़ का घाटा था, और आज तो 1,25,000 करोड़ का घाटा है। अपन ने तो 90 में लाने के लिए, और कंपनियों ने तो डिस्कॉम को धराशायी कर दिया। तो इससे अच्छा तो हमारा एकीकरण करके आप वापस RACB का निर्माण कर दो। तो उन्होंने कहा कि केरल का तो मुझे पता नहीं, जहाँ तक उड़ीसा की बात करते हो आप, उड़ीसा में तो नहीं हुआ है, और भी अगर कहीं हुआ है तो इसका भी पता करवाएंगे। हाँ नहीं, ये उन्होंने जो कहा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था केरल और उड़ीसा का, तो उन्होंने कहा कि भाई उड़ीसा में तो नहीं हुआ, अब केरल का है तो केरल का भी मैं दिखवा लूँगा, और अगर हुआ संभव हुआ तो मैं मेरी तरफ से लिख के दे दूँगा। और पंजाब की बात भी चली थी, वहाँ पंजाब की बात भी वहाँ चली थी। क्या है भाई? अरे भाई साहब कहना आसान है, होगा आपका सेव रहेगा तो होगा, हाँ वो भी होगा, लड़ेंगे तो ही मिलेगा, सीधी बात है। हाँ, और ये हार्ड ड्यूटी अलाउंस वगैरह, ये तो देखो अपनी मांगों के साथ एक मांग होती है। ये तो अपनी भी ये मांग थी कि भाई हार्ड ड्यूटी अलाउंस हमें बेसिक का 10% मिले। तो इसमें तो क्या है, उन्होंने पढ़ तो लिया, लेकिन अभी मैं आपको गोली दे दूँगी, उन्होंने ये कहा वो कहा, कुछ नहीं कहा। ठीक है, जो है वो इसमें से यहाँ तो ठीक है कि भाई हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको 10% बेटी टिकवा देंगे, ये बात ही नहीं की, इस पर कोई बात ही नहीं चली। ठीक है, हाँ, तो मुख्य मांगे तो अपनी यही है, और इसके बावजूद तो देखो 15 मांगे हैं अपनी, मैं बता दूं आपको, और मोटा मोटी अपने अध्यक्ष जी भी बता भी देंगे। ठीक है ना। और जहाँ क्या भाई साहब, हाँ, निजीकरण पे ये बात चली थी कि भाई निजीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, आप हमारे विभाग में सभी कैडरों में वैकेंसी निकालो। तो उन्होंने कहा वैकेंसी आपके हम निकाल रहे हैं अति शीघ्र। तो भाई साहब ने कहा था कि भाई ये 6,500 वैकेंसी तो अटकी हुई है साहब 18-19 की, वो भी नहीं निकली, कि अब धीरे धीरे हम सारी निकाल देंगे, आपकी जितनी भी वैकेंट पोस्टें हैं सारी निकाल देंगे, ये बात उन्होंने कही है। जब वो निकल जाएगी तो ऑलरेडी आपके जितने GSS ठेके पे गए हैं, अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लाइन ऑफ लेंथ बढ़ी है, कंज्यूमर बढ़े हैं, सब स्टेशन बढ़े हैं, ये तो अपने को भी पता है ना। और उनको ये चीज़ सारी बता दी कि भाई ये स्थिति है, ठेकेदार का एक आदमी GSS चला रहा है, और उसकी वजह से हमारे कर्मचारी मौत के ग्रास हो रहे हैं। और ये हकीकत भी है, देखो एक आदमी 24 घंटा नौकरी नहीं कर सकता, चाहे वो कर्मचारी बिजली घर का हो या प्राइवेट ठेकेदार का हो। तो उनको ये पूरी बात समझाई, उनको उदाहरण दे करके भी बताया कि भाई फलां जगह हमारा कर्मचारी ठेकेदार के कर्मचारी की लापरवाही की वजह से मौत की ग्रास हो गया। फिर उन्होंने आनन फानन में समझौते कर लिए, सारी चीज़ उनको बताई, और उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया भाई बिल्कुल ये चीज़ सही है। उनके पास भी बहुत सारी शिकायतें जाती है, ऐसा नहीं है कि भाई ठेकेदार से पूछता वो भी सहमत है, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है उस हिसाब वो भी ये सोच रहे हैं ना कि सिस्टम को चलाना तो है,
तो इसलिए भर्ती पे अपन ने भी जोर दिया। तो उन्होंने भी कहा है कि भाई जितनी वैकेंट पोस्टें हैं, भाई साहब ने कहा था 18-19 में 6,500 पोस्टें थी साहब हमारी, जो आज तक पूरी नहीं हुई। बोला टुकड़ों में सारी निकाल देंगे। और भर्ती के लिए तो वैसे भी अपनी सरकार, मैं बता रहा हूँ आपको, ये कांग्रेस सरकार भर्ती 100% निकालेगी। ये हमारे सेक्रेटरी महोदय से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा राम प्रकाश जी ये भर्ती के लिए तो आप, ये सरकार पॉजिटिव व्यू में 100% आपके भर्ती निकलेगी। बाकी डिमांड तो देखो वैसे 15 है, लेकिन मोटा मोटी अपनी डिमांड्स यही थी। अब इस पे जो विस्तृत चर्चा करेंगे वो भाई साहब और बता देंगे। मैं तो छोटा पदाधिकारी हूँ, मेरे से बड़े बेटे, मैं उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए इन्होंने समा दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। थोड़ा सा कोई पूछना FRD के बारे में कोई की पूछोगे कि भारत जटा जिला में पूरा है, बात करें, बहुत बढ़िया बात है। करी बिल्कुल बताएंगे पार्टी की सारी कहानी सामने आई, सारी बात बताएंगे। हाँ भाई सर, इधर बैठ जाता हूँ, फिर लगाता हूँ, सबको दिखेगा सही कम से कम। हाँ भाई चलो। साथियों, जिस प्रकार के हालातों में आज हमने हमारा धरना किया है, कहीं न कहीं निगम प्रशासन और राज्य सरकार ने हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है। और जो हमारी आवाज़ को दबाया गया है, निगम प्रशासन ने हालांकि अच्छे से बात की है, क्योंकि उन्हें पहले का जो निगम प्रशासन था और पूर्व में जो आरवटका के द्वारा जो कारनामे किए गए हैं उनकी गाथाएं सुनाई गई थी। उन गाथाओं की वजह से आज माननीय चेयरमैन साहब, माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी साहब लगभग 1.5 घंटे तक हमारे साथ में वार्ता की और एक एक बिंदु के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की। लेकिन साथियों, यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य की मैं बात करूं तो हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है कोरोना। और ये जो कोरोना नामक जो बीमारी है, ये सिर्फ आम आदमी के ऊपर ही इफ़ेक्ट करती है, राजनेताओं के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करती है। तो कहीं न कहीं साथियों, एक आम व्यक्ति को जो दबाने के जो प्रयास, जो आम आदमी की आवाज़ को, एक कर्मचारी की आवाज़ को दबाने के जो प्रयास राज्य सरकार के जो चल रहे हैं, केंद्र सरकार के जो चल रहे हैं, ये कहीं न कहीं हमारे हितों के ऊपर कुठाराघात किए जा रहे हैं। हालांकि माना कि चेयरमैन साहब ने खूब अच्छे से हमें सुना है, काफ़ी मांगों को अच्छे से उन्होंने माना भी है कि भाई ये जो चीज़ है ये वास्तव में आप लोगों की लीगल है, ये होनी चाहिए। लेकिन साथियों, जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए थी, आज जो हम जिस लक्ष्य को लेकर के आज जो हमने धरना प्रदर्शन किया था, वो लक्ष्य तक हम आज नहीं पहुंच पाए हैं। कारण ये रहा कि भाई कहीं न कहीं हमें शाम को जो मेरे ऊपर जो दमनात्मक कार्रवाई की गई, गलत तरीके से मैसेज मेरे मोबाइल के द्वारा दिए गए, हमें परमिशन नहीं दी गई, इस वजह से ये हमारा जो आगे का कार्यक्रम है वो हम सब लोग बैठ के डिसाइड करेंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में जो मुख्य रूपों से जो जिन मांगों के ऊपर चर्चा हुई है, भाई राम प्रकाश जी आपको बता चुके हैं। इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र के ऊपर ये पॉलिसी बनाने के लिए ये एग्री होंगे, लेकिन उसके लिए क्या है कि एक अपने को एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। हालांकि ये वन टाइम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन वन टाइम में सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसलिए अपने को जो देखो मूल लड़ाई जो लड़नी है वो विद्युत मंडल के गठन की लड़नी है, ताकि हमारी नौकरियां भी बची रहे और ये जो सिस्टम है ये भी ठीक हो जाए। जो दो शहरों के निजीकरण के ऊपर बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई केंद्र के द्वारा प्रस्ताव दिया गया है। हमने ये कहा साहब, ये जो केंद्र का प्रस्ताव है,
आप तो हमें ये बता दीजिए, हमें आप क्या काम में लेना चाह रहे हो? भाई आप है जो रीडिंग का जो कार्य है वो भी आप स्मार्ट मीटर लगा करके हमसे छीनना चाह रहे हो। जीएसएस आप ठेके पे दे चुके हो, एफआरटी दे चुके हो कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। स्मार्ट मीटर का जो प्रोजेक्ट है वो केंद्र सरकार का आ रहा है, लेकिन साथियों चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, यदि उपभोक्ता और कर्मचारियों के लिए यदि कोई भी घातक चीज़ है तो उसका हमें 100% हमको विरोध करना है और रोकना है। ये जो चीज़ है ये मैंने माननीय चेयरमैन साहब को भी बोला है और आप लोगों को भी मैं कह रहा हूँ, आप उपभोक्ताओं को समझाइए, अपने आप को समझाइए, लोगों को समझाइए कि जो चीज़ गलत हो रही है वो हो रही है। एफआरटी के ऊपर पूर्ण रूपेण मैंने साफ साफ कहा है साहब, एक एक कर्मचारी लगा रखे हैं और आप 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, और जो कार्य हैं वो सारे के सारे कार्य कर्मचारियों से करवाए जा रहे हैं उपभोक्ता शिकायत निवारण के। तो उनका उन्होंने कहा भाई इसके जांच कराऊंगा और कमेटी बनेगी। अभी माननीय ऊर्जा मंत्री जी के स्तर पे 8-10 दिन के अंदर वार्ता होनी है, क्योंकि 3 कंपनियों की तो वार्ता बुला चुके हैं। भाई उत्पादन निगम की वार्ता होगी अपनी, अजमेर डिस्कॉम और जोधपुर डिस्कॉम की होगी, जयपुर डिस्कॉम और उत्पादन निगम की एक दिन की वार्ता और होनी है। उसके बाद में माननीय मंत्री जी के स्तर पर एक बार पुनः सभी संगठनों को बुला करके और वार्ता की जाएगी। उस वार्ता में फाइनल हो पाएगा कि किन किन मांगों को तो माननीय सरकार मानेगी और किन किन मांगों को नहीं मानेगी। अभी आज की डेट तक 2 शहरों को जो निजीकरण है इसको रुकवाना है अपने को। ये कोई केंद्र का प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा दिया गया फरमान है और हमें इसे नहीं मानना है। इसके लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर के लड़ना है। अब 2015 के जो हमारे 48 मुकदमे थे उनको क्लियर करने के लिए साहब ने डाटा कलेक्ट किए हैं कि भाई डाटा मांगे हैं चेयरमैन साहब और सीपीओ साहब से, सब लोगों के डाटा कलेक्ट हो जाएंगे। उस टाइम की जो भी 4 सीटें थी वो डिस्पोजल होंगी। प्लस कर्मचारियों को एएनओ के द्वारा जो बेवजह 4 सीट दी जाती है या बेवजह उनको चिट्ठी पत्री की जाती है, वो 4 सीटें एक टाइम बाउंड फ्रेम में अपना जो ऐप बना हुआ है उसके माध्यम से क्लियर होंगी। HRMS में लेते हुए वो टाइम बाउंड फ्रेम में प्रत्येक प्रकार की किसी भी प्रकार की 4 सीट हो वो क्लियर होगी। प्लस किसी भी कर्मचारी को यदि सस्पेंड किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो 6 महीने 12 महीने तक बैठा रहेगा। एक निश्चित समय अवधि, वो 3 महीने अधिकतम बता रहे हैं, उससे पहले उस कर्मचारी को एक टाइम बाउंड फ्रेम में वापस रिस्टैंड करना होगा। प्लस जो फीडर इंचार्जों को इधर से उधर ट्रांसफ़र एएन कर देते थे उनके ऊपर पहले जो माननीय चेयरमैन साहब ने आदेश जारी किए थे उनको पुनः ये रिव्यू करेंगे और किसी भी फीडर इंचार्ज को बिना एमडी की परमिशन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लगाया जाएगा। ट्रांसफ़र के लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें वरीयता के आधार पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मंत्री जी इतने मांग रहे हैं, फलाने साहब इतने मांग रहे हैं, इतने दे दो और करवा लो। तो ये जो सिस्टम है, जो ट्रांसफ़रों के नाम पे जो कर्मचारियों को लूटा जा रहा है वो सिस्टम भी बंद होगा। उसके लिए भी एक ऐप बना करके जिस प्रकार से पटवारी और कुछ अन्य विभागों में एक निश्चित समयावधि में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार का एक फ्रेम बनाया जाएगा और निश्चित जिन लोगों ने जिस प्रकार की एप्लीकेशन लगाई है उस हिसाब से ही उनके तबादले किए जाएंगे। उसके लिए किसी को भी स्पेशली कोई जैक जुगाड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक सामान्य कर्मचारी को भी समय पर तबादला मिलेगा। ये बातें हैं साथियों। अब मेरा आप लोगों से ये निवेदन है, चलो निगम प्रशासन ने और सरकार ने कल इस तरीके की दमनात्मक जो कार्रवाई की और हमारा जो धरना विद्युत भवन के ऊपर आयोजित होने वाला था उसको उन्होंने कैंसिल करवाया। अब साथियों बहाना इनके पास में एक ही है कि कोरोना है और जयपुर राजधानी है इसलिए हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। तो क्या साथियों यदि ये 12 महीने 2 साल यदि कोरोना और चलेगा तो क्या हमें लड़ना नहीं है? क्या लड़ना है? तो इसके लिए आज हम सभी साथी मिलकर के ये तय करके जाएं कि हमें किस वे में लड़ना है, भाई हमें किस तरीके से लड़ना है। जयपुर में तो ये लोग हमें लड़ने नहीं देंगे,
हमें लड़ाई और उठा करके देख लीजिए हमने किस किस प्रकार के आंदोलन किए हैं। और यदि सरकार ने हमें पुनः रोकने का और इस तरीके से दमनात्मक कार्रवाई करने का प्रयास किया तो हम पुनः हमारे पूर्व वाले उग्र रूप में आ जाएंगे। मेरा आप सभी साथियों से आज ये निवेदन है कि हमें आगामी लड़ाई किस प्रकार की लड़नी है, वो तरीका आज हम सब लोग यहाँ से डिसाइड करके उठे और सरकार को ये चेतावनी दे करके उठे कि इस टाइम बाउंड में यदि आपने हमारी मांगों पर सकारात्मक विचार करके यदि पूर्ण नहीं किया तो हम पुनः उग्र आंदोलन करेंगे। उसकी रूपरेखा साथियों आज सब लोग बैठ करके तय करके जाएं, मेरा यह निवेदन है। धन्यवाद। और तीज का त्यौहार है, सभी साथियों को बहुत सारी शुभकामनाएं तीज की। साथ ही साथ आप लोग मेरे बुलावे के ऊपर, संगठन के बुलावे के ऊपर आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी साथी उचित मार्गदर्शन देना चाहे, अपने विचार व्यक्त करना चाहे कि भाई आगामी लड़ाई हमें किस प्रकार से लड़नी है, मांगे तो देखो साथियों बहुत सारी हैं और ऐड हो जाएंगी क्योंकि मांगे हैं, लेकिन मांगों को पूरा करवाने के लिए जो हमें लड़ाई लड़नी है वो तरीका हमें किस प्रकार का रखना है, वो आप सब लोगों के जो सुझाव हैं वो आमंत्रित हैं। धन्यवाद।